हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाणी स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 7। ये जो है एनआईएस बोर्ड के +2 के बच्चों के लिए जिन्होंने सोशोलॉजी लिया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम सामाजिक संरचना और सामाजिक पद्धतियों के विषय में जो है विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 12th के बच्चे हों, चाहे 11th के बच्चे हों, जो जिनका सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, जिनका एनसीईआरटी बुक हो, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों या बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उन सबके लिए ये चैप्टर कई मायने में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें अगर उनका सिलेबस के रूप में सामाजिक संरचना और सामाजिक पद्धतियाँ है, तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाणी स्टडी सेंटर जो है आपको लाइन टू लाइन शब्दों को समझाता है और साथ में जो है हर एक बात को जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश किया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाणी सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर सर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगला पॉइंट जो हमारा है सामाजिक संगठन का अर्थ। देखिए सामाजिक संरचना की धारणा सामाजिक संगठन की धारणा के जो है संविष्ट करती है। सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के मुख्य अधिकारों से है, जो विभिन्न प्रकार के समूह संघ और एवं संस्था है। अब संगठन शब्द का अर्थ देखें। कहते संगठन अर्थ जो है व्यक्तियों या किसी भाग के प्रबंधन से है। इस प्रकार गिरजाघर, महाविद्यालय, खेल समूह और राजनीतिक दल संगठन के उदाहरण होते हैं। इन सभी में व्यक्ति या भागों का प्रबंधन है, जो कि अंतर संबंधित होते हैं अथवा एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। हम शिक्षण संस्था या महाविद्यालय का उदाहरण ले सकते हैं। एक महाविद्यालय के अंदर प्रधानाचार्य, प्रोफेसर, क्लर्क, विद्यार्थी आदि सभी आते हैं। यानी सब क्या आते हैं? विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि विभिन्न भागों और व्यक्तियों का प्रबंधन होता है। हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होती है, साथ साथ तभी सामाजिक संबंधों में समन्वय कायम भी रहता है। यदि बात करें यहाँ संगठन कई प्रकार के हो सकते हैं, तो संगठन में इसमें कोई दो राय नहीं, संगठन कई प्रकार के हो सकते हैं। राज्य को राजनीतिक संगठन भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है राजनीतिक विषयों से संबंधित रखता है, क्योंकि ये राजनीतिक से है, इसलिए राजनीतिक संगठन कहलाएगा। कारखाना एक आर्थिक संगठन है, क्योंकि यह वस्तु के उत्पादन एवं वितरण को संबंध रखता है। गिरजाघर एक धार्मिक संगठन है, यह एक आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन कराता है। ये सभी समाजों को अलग अलग संगठन होते हैं और संगठन जो है एवं जो है सामाजिक संरचना का एक दूसरे से जो है गहरे जुड़े होते हैं, लेकिन यह दोनों अवधारणाएं अलग अलग बिंदुओं पर बल देती है। संगठन सामाजिक संबंधों के जो है प्रबंध बल देती है, जबकि सामाजिक संरचना जो स्थिति और कुछ नियम एवं सामाजिक संबंधों को जो है अपने में समाहित रखती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। आगे यदि बात करें हम सामाजिक संरचना के आधार यानी बुनियाद, तो सामाजिक संरचना का आधार और बुनियाद क्या है, इसका बेस क्या है, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, रोचक भी रहेगा। हमने पहले यह चर्चा किया है कि संरचना का अपने उद्योग के अंदर संबंधों से लेन देन होती है और उसी के परिणाम स्वरूप समाज जो है सद्भावपूर्ण तरीके से चलता है। संस्था, संघ, समूह और संगठन समुदाय सभी समाज संरचना के ही भाग होते हैं, ठीक है। और सामाजिक संरचना के कार्य को समझने के लिए इसकी बुनियादी आधारों का विश्लेषण करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अगर हम बात करें पहली बुनियाद की, तो पहली बुनियाद जो होती है लक्ष्य को पूरा करने के लिए
प्रयासरत रहने की आवश्यकता, यानी हम सदैव ही प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्य सामाजिक संरचना का मुख्य संगठक है। मनुष्य का स्वभाव एवं रुचियां भिन्न भिन्न होती है। सामाजिक संरचना का विकास उसके विभिन्न संगठनों के बीच के अंतर संबंधों के आधार पर ही होता है। सामान्य लक्ष्य की पूर्ति इन्हीं अंतर संबंधों की बुनियादों में निहित होती है। उदाहरण के लिए परिवार या संबंध व्यवस्था सामाजिक संरचना का एक भाग होता है। यहीं पर सभी सदस्य एक दूसरे के पारिवारिक और खुशियों के लिए जो है अंतर संबंधित होते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है प्रयास रहने की आवश्यकता है। तो इसमें जो है हर लोगों को जो है एक दूसरे के लिए सहयोग देने की जरूरत होता है, और इसी से परिवार जो होता है खुशहाली के जीवन व्यतीत भी करता है। यदि बात करें अगली पॉइंट को, तो कहते हैं किसी भी भूमिका और परिस्थिति को जो है स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, यानी कोई भी परिस्थिति आ जाए उसके लिए सदैव ही तैयार रहना सभी, क्योंकि भूमिका भी आपको उसी हिसाब से मिल सकती है। प्रत्येक सामाजिक संरचना अपने सदस्यों को एक निश्चित स्थिति और भूमिका प्रदान करता है। परिस्थिति जो है साधारणतः एक समूह और समाज का सामाजिक रूपों से परिभाषित भी स्थान है। भूमिका किसी व्यक्ति का अपनाया हुआ वह आचरण है जो किसी समूह या समाज में उसकी प्रतिष्ठा से निर्धारित भी होती है। परिस्थिति के साथ कई संबंधित भूमिकाएं भी जुड़ जाती है। देखिए, अगर कोई आपको परिस्थिति मिलती है या कोई भी भूमिका मिलता है तो बहुत सारी भूमिकाएं आपके साथ जुड़ जाता है। अगर समाज में कोई प्रतिष्ठा आपको मिला है तो आपको भूमिका भी आपके साथ जुड़ जाता है, वो आपको वहाँ पर प्ले भी करना पड़ेगा। अंग्रेजी की शिक्षा को केवल अंग्रेजी पढ़ाने का ही उम्मीद नहीं की जा सकती है, अतुल उसे उम्मीद की जा सकती है कि चिंतित स्वभावों से मिले, नाटकों में रुचि रखने वाले छात्रों को राय दें, साथ साथ पुस्तकों के लिए पुस्तक की आपूर्ति आदर्श दें। तो ये सारी चीज़ें जो होती है एक व्यक्ति से आशा की जा सकती है। परिस्थितियाँ और भूमिका का जो निर्धारण प्रथा, परंपरा और समाज में सदैव होता ही रहता है। कहते हैं कि यही परिस्थितियाँ जो होती है विभिन्न संस्थाएं एजेंसी तथा पद्धति को जन्म देती है। जब ये किसी खास तरीके से अंतर संबंधित एवं व्यवस्थित किए जाते हैं तो ये सभी समाज संरचना का निर्माण भी करते हैं। समाज संरचना में हर मनुष्य को एक निश्चित जो है परिस्थिति प्राप्त होती है एवं उसमें जिम्मेदारी भी दी जाती है। देखिए, कहते हैं अगर समाज में है तो आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी जो जरूर दी जाती है। व्यक्तियों की मृत्यु से उसकी परिस्थिति एवं जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं आता है। जो नया व्यक्ति मृत व्यक्ति का कार्यभार संभाल लेता है उसे भी परिस्थिति के अनुसार समाज में भूमिका निभानी ही पड़ती है। तो समाज में कहते हैं कोई भी कार्य रुकता नहीं, चाहे व्यक्ति जीवित हो चाहे मृत्यु को प्राप्त हो, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जो है उस कार्य को जो है प्रतिष्ठा अपने निभाएगा। यही प्रतिष्ठा नई अकेली तलाकशुदा नारी के संदर्भ में है तो उसके लिए भूमिका का निर्धारण करना पड़ सकता है। नई प्रतिष्ठा जो भूमिका को जुड़ी रहती है उन व्यक्तियों के आचरण से धीरे धीरे प्रभावित भी होती है जिनके अधिकार इन नई परिस्थिति पर निर्भर भी करता है। उसके पश्चात आता है प्रतिमान तथा लोकचार्य। देखिए, प्रतिमान सामान्य रूप से जो है मान्य आचरण है, यानी प्रतिमान जो है तो देखा जाए तो एक तरह का आचरण है, यानी बिहेवियर है। प्रतिमान व्यक्तियों की भूमिका को जो है प्रभावित करता है। अंततः समाज संरचना को संदर्भ की स्थिति एवं भूमिका निर्धारण प्रतिमान एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है जो इसे जीवंत और स्थिर बनाता है। एक परिवार के कुछ निर्धारित प्रतिमान हो सकते हैं। देखिए, एक परिवार का जो है उसके कई प्रतिमान हो सकते हैं जिस पे वो कार्य करती है। ये सभी समाज संरचना के अंतर संबंध बरकरार रखने में सदैव मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर परिवार में पिता को अपनी भूमिका निभानी है तो सामान्य रूप से माँ और बच्चे को भी कुछ निश्चित भूमिका निभानी होती है। यानी अगर फादर को निभाना है तो साथ में बच्चे और माँ को भी कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर दी जाती है। लेकिन भारतीय पारिवारिक संस्था में प्रायः माँ का स्थान महत्वपूर्ण है जो कि परिवार के सभी सदस्यों को देखभाल करती है, जबकि अमेरिकी परिवार में बच्चे सहित सदस्य स्वयं ही सहायक का आचरण होता है। इसके अतिरिक्त आशानुरूप भूमिका जो कि समाज की परिभाषा से भूमिका का आचरण कैसे किया जाना चाहिए हमेशा ही भूमिका जो है प्रदर्शन से मेल नहीं खाती है। अगर बात करें भारतीय नारी की तो कहते हैं भारतीय नारी का जो है बहुत बड़ा जो है हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो माँ होती है और देखा जाए तो हर एक सदस्य की वो देखभाल जो है सुचारू रूप से करती है। कहते हैं अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका के परिवारों में अपनी अलग आचरण होती है, उनके अतिरिक्त आशानुरूप होती है। भूमिका जो किसी समाज की परिभाषा से भूमिका का आचरण कैसा किया जाना चाहिए इस बात पे डिपेंड करता है। हमेशा भूमिका प्रदर्शन से मेल नहीं खाती है, यानी कि जिसका तात्पर्य व्यक्तियों की भूमिका निभाने के तरीके से है। सामाजिक अंतक्रियाओं की प्रक्रिया में जब कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक भूमिकाएं निभाता है तो इसको विपरीत मांगों के कारण भूमिका विवाद उत्पन्न हो जाती है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक भूमिका निभाता है तो वो कई जो है प्रॉब्लमों में फंसता चला जाता है, क्योंकि उसकी भूमिका यहाँ पर बदलती रहती है। उदाहरण के लिए पुरुष सामान्य
जो है प्रधान समाज है। आपको पता है कि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान समाज में ही रखा गया है। जब कोई स्त्री काम करने के लिए निकलती है तब उसे माँ की भूमिका और कार्य करने वाली की नारी की भूमिका की अपेक्षा के बीच भूमिका विवाद सहना पड़ता है। यानी वो माँ के रूप में भी कार्य कर रही होती है और एक कार्यालय के रूप में भी कार्य कर रही होती है, कार्यकर्ता के रूप में। तो यहाँ पर जो है भूमिका विवाद सहन करना पड़ता है, यानी कई तरह के विवादों का जो है इनको सहन करना पड़ सकता है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं और औरत को तो हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि इनके वजह से जो है हमारा समाज बहुत सुचारू रूप से चलता है। और कहते हैं औरतों को चाहे जितना मर्जी हो जाए उनको कष्ट ही सहना पड़ता है। ठीक है, वो सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर उनके शाम तक की कार्य प्रणाली बहुत ही जो जुझारू रूप से रहता है। उसके पश्चात बात करें समाज व्यवस्था की, तो कहते हैं समाज व्यवस्था का अर्थ समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम व्यवस्था शब्द के अवगत हों। विभिन्न जो है संगठन इकाइयों का जो है सुव्यवस्थित प्रबंधन का व्यवस्था किया गया है। अब बात यहाँ पर करते हैं व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही आएगा ना कि व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं में कि व्यवस्था विभिन्न भागों से बनती है, कई पार्ट जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करती है। विभिन्न भागों के बीच जो है क्रमवार संबंध होना चाहिए, इन सबके साथ कुछ न कुछ संबंध यहाँ पर देखने को मिलता है। इन भागों को व्यवस्थित करने में एक पद्धति उभरनी चाहिए, यानी इसको व्यवस्था करने के लिए एक पद्धति जो का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। एक व्यवस्था के विभिन्न भागों के बीच व्यवहारिक संबंध होता है, यानी कोई अगर आप व्यवस्था देखें तो उसके भागों के बीच जो है व्यवहारिक संबंध हमेशा देखने को आपको मिल ही जाएगा। कहते हैं अगर पांचवी पॉइंट देखा जाए तो कहते हैं सभी भाग नया अस्तित्व बनाते हैं, यानी कोई भी भाग होता है वो अपना नया स्थान जो है बनाती है। वे व्यवहारिक रूप से पारंपरिक संबंध आपस में बनाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है, और इसी संबंध से भी आगे वो बढ़ते हैं। व्यवस्था शब्द की विभेदन करने के बाद हम समाज व्यवस्था की अवधारणाओं का विश्लेषण भी कर सकते हैं कि हमारे सामाजिक व्यवस्था में क्या अवधारणाएं हैं, और उसका जो है सही परख भी हो सकती है। समाज व्यवस्था जो है पारंपरिक सामाजिक अंतर्क्रियाओं का एक सुव्यवस्थित एवं क्रमवार प्रबंधन भी है। समाज व्यवस्था व्यक्तियों की अनेकता से बना हुआ है, वो सामाजिक पद्धतियों में निहित प्रतिमानों तथा आशाओं के अनुसार दूसरे से अंतक्रियाएं सदैव करते हैं। समाज व्यवस्था एक कई सहायक व्यवस्था भी होती है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था हो जाएगी, धार्मिक व्यवस्था होगी, आर्थिक व्यवस्था। कहते हैं ये सारी के सारे जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था होते हैं। चाहे उसमें राजनीतिक व्यवस्था क्यों ना आ जाए, धार्मिक व्यवस्था क्यों ना आ जाए, आर्थिक व्यवस्था क्यों ना हो जाए, ये सारे के सारे जो होते हैं सहायक व्यवस्था के रूप में होते हैं, जो समाज को चलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये समाज व्यवस्था के प्रचलित अर्थ एवं बटे हुए प्रतिमानों के आधार पर एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित भी करते हैं, यानी इनको प्रभावित भी करने का जो है समय मिल जाता है। यदि बात करें अगले पॉइंट का, तो इसमें यही बात है कि सामाजिक व्यवस्था की विशेषता क्या है। सामाजिक व्यवस्था की विशेषता क्या होती है, तो सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों की अनेकता के अंतक्रियाओं पर आश्रित रहती है। अगर दूसरी बात करें तो इस परंपरा जो है अंतक्रियाओं का अर्थ होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ जो है इसका अर्थ जरूर निकलना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था एकता है जहाँ विभिन्न भाग जैसे संस्था, रिवाज, परंपरा, प्रक्रिया और कानून एकीकृत तरीके से व्यवस्थित किए जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था के जो चौथे पॉइंट के रूप में है, सामाजिक व्यवस्था के भागों के बीच व्यवहारिक संबंध होते हैं। देखिए, सामाजिक व्यवस्था के भागों के बीच व्यवहारिक संबंध होते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें साइकिल का, तो साइकिल का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें दो दस्ते होते हैं, दो चक्के होते हैं, मुक्त चक्का होता है और इसमें जो है आदि होते हैं। लेकिन साइकिल को चलाने के लिए चक्के और चैन आदि को जो है जुड़ा होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सभी भाग एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर संबंधित है, जिसके बारे में हम चर्चा भी किए थे कि अगर हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में प्रत्येक अंग का अपना कार्य है। अगर इसमें से एक भी अंग कार्य करना बंद कर दे तो हम जो होते हैं अस्वस्थ हो जाते हैं, यानी हमें बीमार कहा जा सकता है। तो यही बात यहाँ पर भी आती है कि जो भी सामाजिक व्यवस्था हुई है उसमें हर एक विभाग, हर एक चीज़ों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जैसे हमने साइकिल का भी एग्जाम्पल देखा, साइकिल से अगर आपको पता है कि अगर चक्का नहीं होगा, चाहे उसके चैन नहीं होंगे, तो साइकिल को चलाना संभव नहीं है। यानी सब जो है एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। बात करें अगर हम अगली पॉइंट की, तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट बताता है, फिफ्थ पॉइंट, कि सामाजिक व्यवस्था संस्कृति व्यवस्था से जुड़ी हुई है। यानी सामाजिक व्यवस्था जो है दोस्तों संस्कृति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, और संस्कृति अंतक्रियाओं के अंत संबंधों की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। यानी संस्कृति जो है
अंतःक्रियाओं के अंतरों को, संबंधों को, प्रकृति को निर्धारित करती है। सामाजिक व्यवस्था का वातावरणीय पक्ष भी है। यह किसी भी निश्चित युग से जुड़ा रहता है तथा एक निश्चित क्षेत्र एवं समाज से संबंधित भी होता है। वातावरण का असर जीवन के सभी क्रियाओं पर सदैव ही पड़ती है। यानी वातावरण जो है, इन्वायरमेंट, इसका प्रभाव देखने को आपको हर क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि वातावरण ही जो है किसी के अंतर्गत नहीं आता है, ये मुक्त है। लेकिन हम जो है इसको दिन प्रतिदिन बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आगे जो हमारा आ जाता है सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार। आप सामाजिक व्यवस्थाओं के क्या आधार हो सकते हैं, ये जानना बहुत रोचक होगा। कहते हैं सामाजिक व्यवस्था का अर्थ समझने के लिए सामाजिक व्यवस्था के आधारों को समझने की आवश्यकता हमें है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ आता है आस्था एवं ज्ञान। तो आस्था एवं ज्ञान में क्या है, कहते हैं ब्रह्मांड के किसी भी विषय के पक्ष में यदि कोई कथन सत्य मान लिया जाए तो वो उसे आस्था कहते हैं। यानी हमारा उस पर क्या है, आस्था, फेथ। आस्था सामाजिक क्रियाओं की बुनियाद है। कहते हैं अगर आस्था नहीं है तो वो कार्य होना संभव नहीं है। किसी चीज़ पे विश्वास भी करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये विश्वास ही जो होता है, आस्था ही होता है जो इंसानों को उस जो कहते हैं ना उस बुराई या ये उस जो है कहते हैं डूबते हुए नैये को जो है एक तिनके का सहारा मिल जाती है। तो वो विश्वास पे डिपेंड करता है, क्योंकि नैये को अगर तिनका का सहारा अगर बात कर रहे हो तो एक तिनका सहारा कैसे दे सकता है। लेकिन ये बात जो है विश्वास है। हमें जो है आस्था, ब्रह्मांड कोई भी चीज़ें होती है सत्य तभी होता है जब आपके उस पर आस्था हो। उसके पश्चात आता है भावुकता। देखिए भावुकता जो होती है इमोशन को लिए लिया गया है। भावुकता आस्था से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती है। यानी भावुकता जो है पता चलाता है कि हम विश्व के बारे में क्या महसूस करते हैं। यानी ये भावुकता जो होते हैं दोस्तों, हमें एहसास दिलाता है कि हम विश्व में क्यों हैं। भावुकता अनुभव एवं संस्कृति प्रशिक्षण का ही उपज है। भावुकता कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वैदिक, सैद्धांतिक, धार्मिक आदि। यानी किसी भी रूप में जो भावुकता जो है प्रकट हो सकती है। भावनाओं की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि अंग्रेजों की जो है फूट डालो और शासन करो की नीति थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान के बीच घातक धार्मिक भावनाओं का निर्माण कंपनी के शासन के समय कर दिया गया। तो इसमें आप भली भांति परिचित ही हो कि जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेज ने भारत में जो है अपना शासन व्यवस्था करने के लिए उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया। यानी हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दिया, और लड़ने से क्या हुआ, उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया। आपने बिल्ली और बंदर वाली स्टोरी तो देखे ही होंगे कि आपस में दो बिल्लियां लड़ रही होती है और बंदर फायदा उठा के चला जाता है। तो यही बात यहाँ पर भी आता है कि अंग्रेज जो थे हिंदू मुस्लिम को आपस में जो है भेदभावों के कारण जो है आपस में लड़ा दिया, क्योंकि उनका नीति ही था फूट डालो शासन करो की नीति। और हिंदू मुसलमानों के बीच में घातक धार्मिक भावनाओं को उन्होंने उत्पन्न कर दिया, और ये दोनों आपस में ही मरने और लड़ने लग गए। और ये जो थे अंग्रेज थे उनका सारा के पूरा ही फ़ायदा उठा लिया, सारे के सारे फ़ायदा उन्होंने उठा लिया, और उन्होंने देश को जो है खोखला बना के चले गए। हिंदू मुसलमानों के परंपरा 1000 वर्ष तक कोई घातक एवं विस्फोटक स्थिति पैदा नहीं हुई, जैसे ब्रिटिश काल में हुआ। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखोगे हज़ारों वर्ष के अगर लेते हो तो हिंदू मुसलमानों में कभी भी ऐसे झगड़े नहीं हुए जो ब्रिटिश काल में हुआ, क्योंकि उनका एक रीति ही यही था। और इंसान भी क्या होता है, अपने विवेक से कार्य नहीं करता है, धर्म के ऊपर सदैव ही जो है भड़क जाता है। कहते हैं धर्म हमें अच्छी बात सिखाती है, गलत राह पे चलना हमें कभी भी कोई भी धर्म नहीं सिखाती है। हम भाईचारे के साथ जीवन यापन करें, सबको जीने दें और जिए, इसका ही भावना जो है इंसानों को आगे बना सकता है और आगे देश को जो है आगे ले जा भी सकता है। उसके पश्चात आता है लक्ष्य एवं उद्देश्य। देखिए उद्देश्य समाज संरचना का निर्माण करता है। समाजी व्यवस्था से संबंधित समाज संरचना के सदस्य में से एक निश्चित कार्य को पारंपरिक क्रियाओं द्वारा पुण्य करने की आशा की जा सकती है। यानी हमारा लक्ष्य है, ये उद्देश्य है कि हमें करना है, और ये हम दूसरे व्यक्ति ने हमें पे आशा किया हुआ है। समाज व्यवस्था की जो है प्राकृतिक मनुष्य की जरूरत लक्ष्य एवं परिणामों से सदैव ही निर्धारित की जाती है। तो ये तो बहुत जरूरी है कि मनुष्य की जो है जरूरत लक्ष्य एवं परिणाम से जो है निर्धारित होती है। प्रथम मनुष्य जीवन की आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए एकजुट हुआ है, जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास। कहते हैं ये प्राथमिक है। हमें जो है सबसे पहले भोजन की जरूरत पड़ती है, वस्त्र एवं आवास की। ये हमारा लक्ष्य होता है, हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है। आप पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको भी जो है भोजन, वस्त्र और आवास सुचारू रूप से चाहिए।
ठीक है, और ये इसको जो है आसानी से आपको मिल जाए, तो इसलिए अब जो है आप पढ़ने की कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, और मेहनत नहीं करोगे तो आगे चल के आपको ये प्राप्त होना संभव ही नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी आप कोशिश कर लो। कहते हैं दूसरे पर डिपेंड होने से नहीं होता है, हमें स्वयं ही अपने पैरों पर खड़ा होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बातें आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और ये तब होगा जब आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अच्छे नंबरों से पास होगे तो आपको अच्छा कहीं जॉब मिल जाएगी, और आपको ये तीनों व्यवस्था जो है आपको प्राप्त होगी। और इसके लिए आपको समझने की ज़रूरत पड़ता है कि हम कोई भी टॉपिक जो है अच्छे से समझ ले और इसको नोट डाउन कर ले इंपॉर्टेंट बात, और इसको लर्न करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें। तो ये लक्ष्य हर एक स्टूडेंट का होता है, उद्देश्य जो होता है हर एक स्टूडेंट का होता है, जिसमें उसको पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। उसके पश्चात आता है प्रतिमान। देखिए, प्रतिमान वो सिद्धांत है जिसे सही और गलत का निर्धारण सदैव होती रहती है। यानी प्रतिमान के रिगार्डिंग ही आप सत्य और गलत का जो है पता लगा सकते हो। ठीक है, यानी सही क्या है, गलत क्या है। सामाजिक संबंधों में निहित ही है कि क्या योग्य और क्या अयोग्य है, तथा क्या उचित है और क्या अनुचित है। हर समाज व्यवस्था में प्रतिमान होते हैं जिन्हें हर व्यक्तियों को ध्यानपूर्वक पालन करने की बाध्य करती है। यानी प्रतिमान ही है जो है योग्य अयोग्य में, उचित अनुचित में जो है डिफरेंस करने में हमें सहायता करता है, और ये हमें सही रास्ता भी दिखाता है। उसके पश्चात है परिस्थिति एवं भूमिका। देखिए, परिस्थिति और भूमिका ये एक ही वर्ड है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि परिस्थिति मिलती है तभी आपको भूमिका निर्धारित होती है। समाज व्यवस्था में हर व्यक्तियों की एक प्रतिष्ठिति होती है। यह परिस्थिति जो है आरोपित की जाती है या प्राप्त की जाती है। यानी आपको इसको जो है आपको वंशागत मिल सकता है, या आप जो मेहनत करके इसको प्राप्त करती हो। ठीक है, परिस्थिति जो है आरोपित करने का मतलब यही होता है दोस्तों कि ये जो है आपके माता पिता के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई अच्छे पद पे है, तो उसके बच्चे को ही आगे आगे बना दिया जाता है, तो इसका मतलब है जो है ये जो है आरोपित किया गया है आपके ऊपर, लेकिन आपने जो है मेहनत करके स्वयं ही प्राप्त किया है। जैसे कि आप मगर मान लीजिए कि आपने क्या किया है, आपके माता पिता के काम आपने सीख लिया है, ये आपको प्रोपित कर दिया है, लेकिन जो आप नॉलेज लेके पढ़ते लिखते हो और जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो आपने अपने मेहनत से प्राप्त किया है, और ये आपका है, इसमें किसी दूसरे का अधिकार नहीं होगा। तो हर एक बच्चे का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम पढ़े और अच्छे नंबर लेके अच्छे जो है अपने नाम के साथ अच्छे नंबर जुड़वा लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, कहते हैं आरोपित परिस्थिति वह है जो व्यक्ति पर जो है समूह या समाज द्वारा थोपी जाती है, जबरदस्ती थोपी जाती है, जो आप चाहते ना भी हो फिर भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। यह लिंग, जाति, उम्र पर आधारित होती है। यानी ये आपको मिलेगा किस रूप में, या तो लिंग हो सकता है, जाति हो सकती है, उम्र पर आधारित होती है जो आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन प्राप्त परिस्थिति वह है जो व्यक्ति अपने परिश्रम से प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो छोटी जाति का है पर आर्थिक सफलता से ऊंची प्रतिष्ठा पा लेता है। मान लीजिए कोई छोटे जात के हैं लेकिन उन्होंने अपने मेहनत के बदौलत उन्होंने बहुत अच्छा पोस्ट प्राप्त कर लिया है, तो वो ऊंची प्रतिष्ठा पा लेते हैं और हर एक व्यक्ति जो है उनके समक्ष झुकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात आती है। हम आरोपित उपलब्धि जो परक परिस्थिति के बारे में बता सकते हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति जो है IAS अवसर में प्राप्त एवं आरोपित दोनों ही परिस्थिति समाहित होती है। यानी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों को आशा की जाती है कि वह अपनी भूमिका प्रतिष्ठा के जो है अनुसार निभाए। व्यक्ति बदल सकता है लेकिन प्रतिष्ठा कभी भी नहीं बदली जाती है, और अपनी भूमिका जो है उसी को निभाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रतिष्ठा जो है भूमिका नहीं बदल सकती है, व्यक्ति जरूर बदल जाता है लेकिन प्रतिष्ठा और भूमिका कभी नहीं बदलती है। ठीक है, वो सदैव वही रहती है। हमने आगे एग्जाम्पल भी देखा था, कोई व्यक्ति अगर मर भी जाता है फिर भी जो है वहाँ पर जो कार्य वो कर रहा था उसको दूसरे व्यक्ति अपना लेता है, और वहाँ वही प्रतिष्ठा होती है और वही भूमिका होती है। इसलिए भूमिका और प्रतिष्ठा कभी भी नहीं बदलता है, मनुष्य बेशक ही भी बदल जाए। अब बात आता है श्रेणी स्थिति की। अब एक श्रेणी का अर्थ यही हैसियत से है कि आप किस श्रेणी में बिलोंग करते हो। इसमें वो महत्व शामिल है जो व्यक्तियों उस व्यवस्था के प्रति रखता है तथा जिसमें श्रेणी बन गई होती है। एक व्यक्ति दो तथ्य के आधार पर श्रेणी प्राप्त होती है। एक वह जो उसका जो है मूल्यांकन करके प्रदान की जाती है, और दूसरा वह जो व्यवस्था के प्रतिमानों के अनुसार उसकी क्रियाओं को प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए एक कंपनी के व्यापक अधिकारियों की श्रेणी जो है आधुनिक समय से समाज में शिक्षकों से अधिक होती है, जबकि प्राचीन काल में शिक्षक प्रायः जो होते थे वो अधिक ऊंची श्रेणी वाले होते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पुराने समय में देखिए दोस्तों कि जो शिक्षक होते थे या तो ब्राह्मण होते थे,
उसी से शिक्षा प्राप्त की जाती थी और ये उच्च जाति के होते थे। लेकिन आज के समय में ये किसी भी जाति के हो सकते हैं। जिनके पास ज्ञान है वो शिक्षक है, जिनके पास ज्ञान नहीं है वो शिक्षक नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो। तो ब्राह्मण का अगर शिक्षित नहीं है तो उनको जो है शिक्षक नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई नीच जाति के व्यक्ति है और उसने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और वो सुचारू रूप से अपना जीवन चला रहा है तो इसका मतलब वो उच्च वर्ग में सम्मिलित हो जाता है। उसके पश्चात आता है शक्ति। शक्ति से अधिकतर जो है महसूस करते हैं कि हम मत देते हैं और राजनीतिकों को शक्ति देते हैं, लेकिन बहुत से निर्णय हम जो उनके लिए महत्व नहीं रखते हैं। शक्ति का संबंध किसी को नियंत्रित या बंधित करने से है। राज्य एवं पुलिस व्यवस्था शक्ति के प्रदर्शन को स्वरूप होते हैं। आपने देखा ही होगा कि कोई साधारण व्यक्ति है, अगर उसने वर्दी पहन लिया है तो उसमें एक अलग सा ही रोब आ जाता है। अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो आप कहीं भी चले जाए, कहते हैं पुलिस वाले तो कहते हैं सीधे मुंह तो कभी बात ही नहीं करते हैं। हमेशा देखोगे तो गाली के ही जो है गंदे अपभ्रष्ट शब्दों का ही उपयोग करते हैं। मैं तो एक ही बात समझता हूँ कि वो पुलिस वाले हैं तो उनको अभद्र शब्दों का उपयोग करने की क्या ज़रूरत है। वो बात से भी तो समझा सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं, उनका है, लेकिन गाली गलौज देके क्यों? क्या गाली गलौज से वो बहुत बड़े अपने आप को महान समझने लग जाते हैं? तो ये गलत है। पुलिस वालों को जो है ऐसी शक्तियाँ दी गई है, उनको समाज की सुरक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए वो डंडा भी चला सकते हैं, लॉ ऑर्डर को सही कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या, ये तो गाली गलौज देते रहते हैं। इनके हर एक वर्डिंग पे देखो तो गाली देते रहते हैं। पता नहीं क्या उनको गाली ही सिखाई जाती है? क्या हम कहते हैं किसी बच्चे को ये सिखाते हैं कि बच्चे गाली नहीं देते हैं, गलत बात है, लेकिन क्या पुलिस वालों को सिर्फ गाली ही दिखाया जाता है? उनको क्या समझ नहीं बताई जाती है कि हम कोई लॉ ऑर्डर कैसे हम व्यवस्थित करें, इसके लिए हम क्या उपयोग करें? लेकिन आप देखोगे कि इनका जो होता है अभद्र भाषा का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े समझदार क्यों ना हो, उनके गाली मुंह से ही बात चलता रहता है। यही बात हमारे देश के लिए विडंबना है। मैं तो एक बात जानता हूँ कि कोई भी देश की शक्ति वो होती है जो हमारा नॉलेज होता है, हमारी समझ होती है, हमारी चालाकी होती है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं ना, शक्ति के रूप में आज गाली को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आज कहीं भी देख लो, टीवी न्यूज़ हर जगह है, पुलिस वाले गाली ही देते हुए नजर आते हैं। इवन कि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए फिर भी वो गाली मुँह ही बात करेंगे। प्यार से तो उनको सिखाया ही नहीं गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। आए दिन आप देखते हो कि पुलिस वाले के लिए भी दुराचार होते रहते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिल जाते हैं जो उन पे बहुत भारी पड़ जाता है, जो सही नहीं है। कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि भाई ये भी मनुष्य हैं। जब हम गाली बच्चों को नहीं देने के लिए सिखाते हैं तो हम क्यों दें? हम जो है अच्छे विचारधारा से भी तो कार्य कर सकते हैं ना, अच्छे ढंग से भी रूल रेगुलेशन से भी कर सकते हैं। कहते हैं कि बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े महात्मा ने प्यार से दुनिया जीत लिया, और ये क्या गाली गलौज देकर दुनिया जीत लेंगे? क्या लॉ ऑर्डर को सही कर देंगे? मेरे हिसाब से तो कभी संभव नहीं है। उसके पश्चात है अनुज्ञापित, यानी अनुज्ञापित जो होती है इसका तात्पर्य पुरस्कार एवं दंड से होती है, जो समाज व्यवस्था के संदर्भ को प्रतिमान एवं लक्ष्य को परिपुष्ट करने के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल होती है। अब देखिए औजार की तरफ क्यों कैसे इस्तेमाल होती है। अगर आप बच्चों को लालच दोगे, बच्चे हम आपको ये देंगे, तो बच्चे फटाफट वो काम कर लेते हैं। तो कहा जा सकता है ना कि ये जो अनुज्ञापित होती है वो एक औजार की तरह होती है। अनुज्ञापित सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी हो सकती है। नकारात्मक अनुज्ञापित उदाहरण के लिए मौत की सजा होती है, ये जो नकारात्मक में आ जाती है। सकारात्मक अनुज्ञापित दोषी को पुनर्निर्वाचन करने का प्रयास होता है। कोई दोषी है उसको दोबारा से उसको मौका दो, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि मौका तब दिया जाता है जब मौका देने वाला उसने अपराध किया हो। लेकिन संघने से संघने अपराध में उसको कभी मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तियों का जो है मनोबल और बढ़ जाता है। उसके पश्चात आता है सुविधा। सुविधा से तो आप लोग सभी जानते हो, परिचित ही होंगे। सुविधा वह साधन है जिससे व्यवस्था के अंदर लक्ष्य की पूर्ति होती है। यह आवश्यक है कि व्यक्तियों को समाज व्यवस्था में उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि वह अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक निभा सके। सुविधाएं सिर्फ रहनी नहीं चाहिए, उन्हें वास्तविक रूप में होना या महसूस भी किया जाना चाहिए। समाज व्यवस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्य जो है सिर्फ सुविधाओं के उपयोग करके ही महसूस किए जा सकते हैं। तो सुविधाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हर व्यक्ति को चाहिए होता है और हर व्यक्ति जो है इससे भली भांति परिचित है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आगे का
चैप्टर जो है और भी इम्पोर्टेंट, इसको देखना मत भूलना, क्योंकि उसी से जो है ज्ञान आपको प्राप्त होगी और तभी जाके एक अच्छे नागरिक और अच्छे व्यक्ति बन सकती हो। और लेकिन कहते हैं आपको एक अच्छे व्यक्ति बन जाने से दुनिया नहीं बदल जाता है, इसके लिए आपको जो है इस वीडियो को जितना हो सके दूसरे बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश भी करना है। कहते हैं इग्नोर कर देना ये समझदारी नहीं होती है। अच्छी बातें किसी को बताना, अच्छी बातें समझाना और किसी का हेल्प करना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो हमें मानव बनाती है। अगर हम दूसरे को हेल्प नहीं करते, दूसरे को नहीं करते, तो हम तो मानव कहलाने लायक भी नहीं रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत से बच्चे होंगे जो एनआईएस बोर्ड में पढ़ रहे होंगे, जिनको जो +2 कर रहे होंगे, +1 कर रहे होंगे सीबीएसई से। क्या पता ये टॉपिक उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए, क्या पता ये टॉपिक उनको समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट रहती है और ये वीडियो उन तक पहुँचेगी कैसे, आप यही सोच रहे होगे। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना उनको बोलना है, ना उनको समझाना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप लोग क्या करते हो, तरह तरह के जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे गाने लगा देते हो, ठीक है, कुछ अच्छे सीन लगा देते हो। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो का लिंक जो है यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।